हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 11 जिसका नाम है सूखी नदी का पुल, यह जो है आज लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखें, पहले उसको देखिएगा तो इसमें समझ में आएगा, अन्यथा यह समझ में नहीं आएगा। तो पिछले लेक्चर में हम यहाँ ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि दिन के तीसरे पहर घर के पिछवाड़े कमल खोर की तरफ निकल गई, ठीक ना। लीलावती क्या की, घर के पिछवाड़े में कमल खोर की तरफ, कमल पोखर की तरफ निकल गई, ठीक ना। कमल पोखर क्या था, एकदम सुनसान था ना। कमल पोखर एकदम क्या था, सुनसान था। वहाँ जो है बहुत सारी जंगलें उगाई थी। उसके अलावा वहाँ के बगल में किसी पेड़ के पक्षी के आने की आवाज़ आ रही थी, और पक्षी की आवाज़ क्या थी, तूतरुम तूतरुम, तू कहाँ तू कहाँ, ठीक ना। आगे अब समझते हैं इसमें। ये पोखर के ऊंचे मोहर पर खड़ी लीलावती हसरत भरी आंखों से पश्चिम की तरफ देखने लगी, खवास टोली की तरफ, ठीक ना। ये पोखर के ऊंचे टीले पर खड़ा हो गई और पश्चिम की तरफ किसको देखने लगी, खवास टोली। यानी कि पोखर के पश्चिम में क्या था, खवास टोली था। क्या था, खवास टोली। उधर जो लीलावती देखने लगी। सहनाई और खुर्दुक बाजे की मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई पड़े। सहनाई समझता है ना, सहनाई की मीठी मीठी ध्वनि सुनाई दे रही थी। पुराने नक्शे की स्मृति को उतारते हुए लीलावती सोचने लगी, खवास टोली का पहला घर सहेलिया मायका है, ठीक ना। यानी कि सहेलिया मायका पहले इसका आना जाना था ना। सहेलिया मायका से बढ़िया इसका अटैचमेंट था। ये पुराने चीज़ों को याद करते हुए सोचते हैं कि खवास टोली में गाँव है। खवास टोली क्या है, एक गाँव है। तो खवास टोली का जो पहला घर है, वो पहला घर किसका है, सहेलिया मायका है। किसका है, सहेलिया मायका है, ठीक ना। वहीं से सहनाई की आवाज़ आ रही है। शायद ये अनुमान लगा रही है कि सहनाई की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो सहनाई की आवाज़ जो है सहेलिया माई के यहाँ से आ रही है, ऐसा ये अनुमान लगा रही है। लगता है शादी विवाह है खवास टोली में। मन ही मन ये सब बात मन ही मन ये सोच रही थी ना कि खवास टोली में क्या है, खवास टोली में शादी विवाह है, इसलिए वहाँ से सहनाई की आवाज़ आ रही है। सहनाई पर यह पुरानी धुन कौन बजा रहा है, मतलब ये धुन वैसा ही बज रहा था जैसा कि 13-14 साल पहले जो ना ये सुनकर गई थी, वही पुराने धुन बज रहे थे, ठीक ना। तो धुन था, पिया मोर बालक हम तरुणी है, ठीक ना। क्या बज रहा था सहनाई में, कि पिया मोर बालक हम तरुणी है, ठीक ना। सर ये मन ही मन सोच रहे होंगे कि लगता है शायद रघु काका होंगे। कौन बजा रहे होंगे, रघु काका होंगे, ठीक ना। आज के फिल्मी युग में विद्यापति के गीत की धुन कौन बजा सकता है, सिवा रघु काका के, ठीक ना। अभी के फिल्म के ज़माने में, फिल्मी युग के ज़माने में विद्यापति की धुन, विद्यापति मतलब बहुत पुराने कोई गायक होंगे, ठीक ना, उसके धुन आज के समय में कौन बजा सकते हैं, तो वो केवल रघु काका ही बजा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं बजा सकते हैं। लीलावती को अपनी शादी के बाद विदाई के समय रघु काका की बजाई समदौन की धुन याद आ गई, ठीक ना। कि जब लीलावती का जब विदाई हुआ था, जब लीलावती की शादी हुई थी, तो शादी के बाद क्या होता है, विदाई। तो विदाई के समय जो रघु चाचा जो धुन बजाए थे वो थे ये वाला, बड़ा रे जतन से सुगा रे हम पोसलें, से हो सुगा उड़ले आकाश, ठीक ना। रघु चाचा क्या बजाए थे, बड़ा रे जतन से सुगा रे हम पोसलें, से हो सुगा उड़ले आकाश। मतलब वहाँ की बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी प्यार से हम तुमको पोसे पाले, और पोस पाल के क्या किए, बड़ा किए। आज तुम परदेश चल दी, मतलब अपने पिया के देश चल दी, पिया के घर चल दी, ठीक ना। तो गाना सुन लिया, कितना बढ़िया था। सुगा कहाँ उड़ गया, आकाश में, ठीक ना। खवास टोली से आती सहनाई की आवाज़ से मन अशांत हो गया। बेचारी का मन बहुत पहले क्या था, शांत था, लेकिन वो आवाज़ सब जो सुना, अब इसका मन क्या हो गया, अशांत। भौजी से पूछा तो उधर खवास टोली में कोई शादी विवाह है क्या भौजी, ठीक ना। ये घर आई और अपने भाभी से पूछी कि क्या खवास टोली में कोई शादी विवाह है। तो भौजी कुहरती हुई बोली, मुझे क्या पता, ठीक ना। बोली मुझे क्या पता बुच्ची दाई कि कहाँ क्या हो रहा है। तब तक नरेश आ गया, ठीक ना। जब भौजी से पूछी रही थी कौन आ गया, नरेश इसका बड़ा भतीजा। वो बोलता है, हाँ शादी है कलेसर की बेटी की, ठीक ना। किसकी शादी है, कलेसर की बेटी की। यानी अब कितना दूर तक पहुँचे रिश्ता, यानी कि जो है ये सहेलिया माई, सहेलिया माई का बेटा कौन है, कलेसर। सहेलिया माई का बेटा कौन है, कलेसर। कलेसर की भी बेटी का शादी हो गया, ठीक ना। कलेसर हो गया और ये लीलावती दोनों सेम ही एज के हैं, ठीक ना। दोनों सेम एज का है। तो सहेलिया माई का अपना बेटा कौन था, कलेसर, और ये कौन थी इधर, लीलावती। तो वही बोला कलेसर की बेटी का शादी है।
अपना हलवाहा बता रहा था, ठीक है, बोला कि हमको ये पता नहीं है। ये बात कौन बता रहा था? अपना हलवाहा बता रहा था। कलेसर की बेटी यानी सहेलिया माई की पोती, हाय रे देव, ठीक ना, लीलावती बोलती है कलेसर की बेटी सहेलिया माई की पोती। लीलावती के मन में तूफान सा उठने लगा, कितना अच्छा होगा यदि सहेलिया माई की पोती की शादी में वह वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। ये मन ही मन सोचने लगी, यदि उसकी पोती की शादी में हम पहुँच जाए वो कितना खुश हो जाएगी। लेकिन भैया भौजी और बड़ा भतीजा सुरेश जाने देंगे भला, ठीक ना, भैया भौजी नहीं जाने देंगे। बड़ा भतीजा कौन था? सुरेश, वो भी जाने नहीं देंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब कि उच्च जाति और नीचे जाति का यहाँ पे ना उच्च नीच की भावना जो यहाँ पे है कि बड़े कास्ट और छोटे कास्ट दोनों में क्या चल रहा है? मार चल रहा है, ठीक ना। तो बोला इसलिए वो जाने नहीं देंगे। जमीन का मामला, बोलचाल, आना जाना सब बंद है, जाने देंगे भला? जमीन का मामला अलग है, दोनों का आना जाना बंद है, बोलचाल बंद है, ऐसे माहौल में कौन आने देंगे? लीलावती छोटे भतीजे नरेश से बड़े प्यार से बोली, रे नरेश मेरा एक काम कर दोगे, ठीक ना। सोचा कि भैया तो मानेंगे नहीं, भाभी भी नहीं मानेंगे, अब बड़ा भतीजा सुरेश भी नहीं मानेगा, चुपचाप जिससे छोटका भतीजा पटियाते हैं, ठीक ना। बोला रे नरेश मेरा एक काम कर दोगे? नरेश ने हंसते हुए कहा, हाँ बुआ करूँगा। बोलिए तो सही। लीलावती क्रोधावस्था से फिसल कर अकस्मात चंचल किशोरी बन गई थी। फुसफुसाती हुई नरेश से बोली, शाम होने को है नरेश, और मुझे किसी की तरह सहेलिया माई के घर पहुंचना है, ठीक है। बोला कि शाम होने चला है, यानी शादी विवाह अब जो है होने चला है, किसी भी तरीके से मुझे सहेलिया माई के यहाँ जाना है, और किसी से कहना नहीं, ठीक। नरेश से क्या बोला? किसी से कहना नहीं, बस मुझे पोखर पार करा दो। ये पोखर के इस पार था इसका घर और पोखर के उस पार था उसका घर। बोला मुझे पोखर पार करा दो, मैं वहीं से चली जाऊंगी। और सुनो, कोई पूछे तो कह देना बुआ पाठक जी के घर गई है। किसके घर गई है? पाठक जी। पाठक जी कोई पड़ोसी होगा, ठीक ना, कहता है कि बुआ पाठक जी के घर गई है। शाम गहरा हो गई। सहेलिया माई के लिए लाई दोनों साड़ियाँ लीलावती ने कांख में दबा ली और नरेश के पीछे पीछे चलती पोखर पार तक आ गई। सहेलिया माई के लिए घर से क्या लाई थी? 2 साड़ी लाई थी, दोनों साड़ी दोनों कांख में से दबा लिया और नरेश के पीछे पीछे ये पोखर पार कर ली। खवास टोली में सहेलिया माई के दरवाजे पर पेट्रोमैक्स की रोशनी दिख रही थी, मतलब कोई अच्छा सा लाइट वगैरह होगा उसकी रोशनी दिख रही थी। जूते हुए खेतों में आड़ धुड़की लांघती वह सहेलिया माई के दरवाजे पर पहुंच गई, ठीक ना। सहेलिया माई के घर के दरवाजे पर ही गई। दरवाजे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल है तो लोग तो होंगे ही। रोशनी की ओट में अपने को लुकाती छिपाती लीलावती सीधे आंगन में चली गई, ठीक है। रोशनी से अपने आप को छिपा के रोशनी में कोई हमको देख ना ले, कोई हमको पहचान ना ले, तो छिपती छिपती कहाँ पहुँच गई? अब आंगन में पहुँच गई। फूस के वही 3 छोटे छोटे घर, छोटा सा आंगन, गाँव समाज के औरतें और बच्चों से आंगन भरा हुआ था, ठीक ना। तो शादी ब्याह में गीत मंगल चलता है ना, तो गीत मंगल गाने के लिए गाँव समाज की औरतें आई होंगी, पूरा उससे भरा पड़ा था। गीत नाद हो रहा था। बाहर दरवाजे के किसी कोने में बैठे रघु काका किसी पुराने फिल्मी के गाने की धुन बजा रही थी। पहले पहचान चुकी ये गाना कौन गा सकता है? रघु काका ही गा सकते हैं, ना। और जब यहाँ आई तो पता चला सच में ये गाना रघु चाचा ही गा रहे थे। भीड़ भाड़ में किसी का ध्यान नहीं गया लीलावती की तरफ, ठीक ना। शादी ब्याह का माहौल था, लीलावती की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया कि आई कि नहीं आई। ओसारे पर पंजों के बल बैठी सहेलिया माई को लीलावती ने पहचान लिया, ठीक ना। ओसरा यानी बरंडा पर जो है सहेलिया माई बैठी थी, इसको ये पहचान ली और चुपके से उसके पास गई और पैरों पर गिर गई, ठीक ना। कौन? लीलावती। लीलावती उसके पास गई और उसको प्रणाम की। आंखों की मंद ज्योति कारण सहेलिया माई पहचान नहीं सकी, मतलब कि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक ना। उसकी आंखों की रोशनी अब घट चुकी थी, अब वो उसको पहचान नहीं पाई। ये पूछती है, नहीं पहचाना काकी, मैं लीलावती, बुच्ची दाई, लालू बाबू की बेटी। इतना लंबा परिचय दिया, ठीक ना। मैं बुच्ची दाई हूँ, लीलावती लालू बाबू की बेटी। तब तक दूसरी औरतें आ गई वहाँ, ये बात ये बोल ही रही थी, अब वहाँ कौन आ गई? दूसरी औरतें आ गई। तो बोलता है दूसरी औरतें आगे ठीक ना करके, अरे बुच्ची दाई लाल बाबू की बेटी, बम्बे वाली बुच्ची दाई, बम्बे मतलब मुंबई, ठीक ना, ये मुंबई में रहती थी। लेकिन यहाँ कैसे? घोर अचरज, अजगैबी बात करके हमको जो है अचरज मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा है। बात ये पच नहीं रहा है कि तुम मुंबई से यहाँ कैसे आ गई, तुमको कैसे पता चला कि मेरे बेटा क्या, मेरा पोता, ये पोती क्या है, शादी है। सहेलिया माई के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया। लीलावती सहेलिया माई के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबह सुबह कर रोती थी, उसके गले से लग गए और क्या करने लगी? रोने लगी। बाढ़ के पानी से यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई, ना। पूरा टोला में एक बार फैल गया। क्या बात है
कि लीलावती सहेलिया माई के यहाँ गई थी। ये बात पूरे फैल गई। अरे गजब बात, बबुआन टोले से इतनी दुश्मनी चल रही है, आना जाना टोका चाली सब बंद है, और बुच्चीदा अनहरिया रात में गिरती पड़ती आ गई सहेलिया माई के घर। ये बात पूरा गांव में फैल गया कि बबुआन टोले ये सहेलिया माई के भैया का टोला, ठीक ना। यहाँ से आना जाना टोका चाली सब बंद है, बहुत भयंकर कट्टर दुश्मनी चल रहा है, फिर भी सहेलिया माई जो है रात के अंधेरे में छुपते छुपते कहाँ आ गई। सहेलिया माई नहीं, मतलब ये बुच्चीदा इसके सहेलिया माई के यहाँ आ गई। लोग उम्र पर लीलावती को देखने के लिए पूरा भीड़ लग गया उसके यहाँ, ठीक ना। जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी, इतना वो अच्छा महसूस कर रही थी जितना वो पहले कभी नहीं की थी। भीतर जैसे आह्लाद का सागर उमड़ था, उसके मन में मतलब एक सागर जैसा उफान दे रहा था। बूढ़े सोनेलाल दौड़ते हुए दरवाजे से बुच्चीदा को देख आंखों में आंसू आ गए, ठीक ना। या कोई सोनेलाल होंगे जो बूढ़े थे, वो दौड़ते हुए बुच्चीदा को देखने आए, और जैसे उसको देखे तो उसके आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। आशीष के लिए उठे दाहिने लूले हाथ को अपलक देखती रही लीलावती ना, कि सोनेलाल को, जब बूढ़े सोनेलाल को हाथ में क्या मार चुका था, लूला मार चुका था, ठीक ना। तो लूला मार चुका था जो ऐसे हाथ के आशीर्वाद के लिए। तो ये जो अचरज से देखती रही ये लीलावती। ओसारे पर बैठते हुए भराई आवाज में कहने लगे सोनेलाल, तुम आ गई बुच्चीदा, जिंदगी का सुफल मिल गया, ठीक ना। वो आके बोलते हैं तुम बुच्चीदा आ गई ना, अब जिंदगी का क्या मिल गया, सुफल मिल गया, मतलब मेरा जिंदगी सफल हो गया, ठीक ना। विश्वास नहीं हो रहा है कि आंगन में बुच्चीदा को देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने आंगन में किसे देख रहा हूँ, बुच्चीदा को देख रहा हूँ, और तुम यहाँ आई हो, ठीक ना। लगता है कोई सपना है। बोलते बोलते वह रोने लगे। सोनेलाल क्या करने लगे, रोने लगे, ये बोलकर कि यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हकीकत में मेरे सामने आई हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई क्या है, सपना है। तभी दौड़ता दौड़ता कसेरा आ गया और एकदम से लीलावती के पैर पे गिर गया। कसेरा यानी जिसकी बेटी का क्या था, शादी था, वो आया, रोता रहा देर तक, काफी देर तक वो रोता रहा। विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं की गंगा जमुना बढ़ गई, ठीक ना। यानी कि पूरा घर का माहौल कैसा था, खुशी का माहौल था, विवाह का माहौल था। लेकिन लीलावती को देखते ही सब क्या करने लगे, रोने लगे, ठीक ना। कौन सा आंसू ये था, खुशी का आंसू था। लीलावती को देखते सब क्या करने लगे, रोने लगे। यह आंसू कैसा आंसू था, खुशी का आंसू था। इस बार में किसका कितना कुछ डूबा बहा कौन जाने, ये इतना आंसू ऐसा कोई नहीं था जो कि नहीं रोया खुशी से। लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े, ठीक ना, प्रायश्चित के दलदल से उबरने की कोशिश में बोलने लगा, भूल चूक माफ कर देना दीदी, ठीक है। लीलावती बड़ी थी, कसेरा क्या था, छोटा था। वो बोला कि हमसे जो भी गलती हुआ, भूल चूक जो भी हुआ, तुम उसको क्या करना, माफ कर देना। अब ये हाथ किसी पर कभी नहीं उठेंगे, ठीक है। बोला अब ये हाथ कभी भी किसी पर नहीं उठेंगे। लीलावती कसेरा की पीठ थपथपाती रही। याद आ रही थी भैया और भतीजे की बात कि कलेसर किसी खूनी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ, ठीक ना। तो भैया और भतीजा इसका बोले थे कि कलेसर जो है किसी खूनी राजनीतिक से क्या हो गया है, जुड़ गया, मतलब किसी ऐसे पार्टी से जुड़ गया जो पार्टी क्या करता है, केवल मर्डर करता है, खून करता है, ठीक है। ऐसे पार्टी में कौन शामिल हो गया है, कलेसर। उस आंगन में कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया था, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा था। सब जो लीलावती के पास आके बैठ गया, जैसे कि मानो सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठहर गया। लगता था समय ही रुक गया है, ऐसा महसूस हो रहा था समय क्या हो गया, रुक गया। जबकि रात का माहौल था, रात निकलता जा रहा है और कोई कुछ कर नहीं रहा, सब लीलावती के पास आके आराम से बैठा हुआ है। देर रात बगल के गांव से बारात आई, ठीक ना, यानी बारात भी आ गई। विवाह की विधियां चलती रही। सारी रात गांव की औरतें की झुंड में बैठी लीलावती विवाह के भूले बिछड़े गीत गाती रही। अपने समय में जो सब गीत को सीखी थी, ठीक ना, या और सबके यहाँ जो गीत गाने जाया करती थी, कुछ गीत भूल गई थी, गीत सुन के कुछ गीत इसको याद आता रहा और ये भी गाती रही। सुबह हो गई। वैशाख के महीने का सूरज बांस पर ऊपर चढ़ आया। लीलावती भैया के घर लौटने के लिए तैयार थी, ठीक ना। अभी सोचिए अब तो सुबह हो गया, अब घर पे हमको सब क्या करेंगे, ढूंढेंगे। अब हमको घर लौट जाना चाहिए। गांव की अपनी बुच्चीदा को विदा करने खवास टोली के लोग ही नहीं, पूरे सोलकन टोले के लोग, औरतें, बच्चे सब एकत्र हो गए, ठीक ना। यानी कि बुच्चीदा को विदा करने के लिए कि बोली अब हम जा रहे हैं अपना घर, पूरे खवास टोली के पूरे लोग, ठीक ना। उसके बाद क्या नाम था, सहेलिया माई के यहाँ का सब फैमिली। उसके बाद एक खवास टोली के बगल में एक और गांव था सोलकन टोला, ठीक ना। सोलकन टोले के सभी लोग इसको आधारने के लिए आए, छोड़ने के लिए इसको आए ना पोखर तक। इन सब से घिरी लीलावती आम बगान के इस पार तक आई, ठीक ना। पोखर के मुहार पर भैया, भौजी, बहू, भतीजे, बबुआन के टोले के लोग खड़े थे और एक टक इसी तरफ देख रहे थे। पोखर के उस पर इसके भैया, भाभी, भतीजे, अब पूरे उस टोला, बबुआन टोला के सभी लोग खड़े थे और सब लीलावती को आते हुए देख रहे थे।
वायल की गाड़ी लाल साड़ी पहने और भर मांग सिंदूर पोते लीलावती पोखर के मुहर पर आ गई। मुहर मतलब किनारे पर आ गई। सारे लोग अस्तबद्ध लीलावती को देखते रहे, मतलब सब पूरा टकटकी लगा के एकदम मुखरा बन के इसको देखते रहे। मुंबई में सारी आधुनिक सुविधाएं के बीच रहने वाली लीलावती इस वक्त पूरी देहाती लोग लग रही थी ना। जो लीलावती कहाँ रह रही थी? मुंबई में। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है ना, भारत का काफ़ी बड़ा शहर है जहाँ की वगैरह समझो फिल्म वगैरह सब कुछ बनता है, बहुत बड़े शहर हैं। ऐसे बड़े शहर में रहने वाली लीलावती एकदम देहाती सी बन गई थी ना। वो पूरा समझो कि लाल गाड़ी साड़ी, पूरा मांग में सिंदूर वगैरह टोटल चीज़ था। चेहरे पर परम उपलब्धि के अपूर्व आभा। भैया भाभी भतीजे सब चुप थे, ना कोई आरोप प्रत्यारोप, ना रोष, ना उल्हाना। नरेश भौंचक सा बुआ का सिंदूरी चेहरा देखता रहा, ठीक ना। भैया भाभी सब चुप थे, कोई इसको जो ना आरोप नहीं लगाया, कोई जो उल्हाना नहीं दिया तुम वहाँ क्यों गई थी, ठीक ना, तुम वहाँ क्यों गई थी, क्या करने गई थी। नरेश एकदम सा मतलब आश्चर्य से इसके सिंदूर को देखता रह गया। दूसरी सुबह भैया ने लीलावती से उसकी 5 एकड़ जमीन की बात चलाई। अपनी अमानत वापस ले लो बुच्ची दा, ठीक ना। ये बोली कि तुम्हारा 5 एकड़ जमीन है जो तुम हमको यहाँ पे लीज पर दी है करने के लिए, ठीक ना, या कोई भी काम से तुम यहाँ छोड़ी है, तुम अपना ज़मीन क्या करो, अपना ज़मीन तुम वापस ले लो, ठीक ना, अपना ज़मीन तुम वापस ले लो। चाहो तो बेच दो, या तो तुम वापस ले लो, तुम ठीक ना, वापस मतलब अपना ज़मीन ले लो। अब बराबर तुम मुंबई से आके ज़मीन का देख रेख करते रहो, खेती वगैरह करो, किसी को लगाने पे दे दो। या अगर तुम मुंबई से आना जाना दुर्लभ है, नहीं आ पाओगी, तो ज़मीन को क्या करो, बेच दो, अच्छी कीमत मिलेगी। लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया इस बार कुछ करके ही जाऊंगी। आप लोग भी मेरी ज़मीन को लेकर परेशानी में रहते हैं ना, बोला आप लोग भी मेरी ज़मीन से क्या रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। दोपहर बाद भैया ने संदूक से ज़मीन के कागजात निकाले और लीलावती के हाथों में देते हुए बोले, हाल में कटाई गई लगान की रसीद भी इसी में, ठीक ना। बोला कि हाल फिलहाल मेरी ज़मीन का क्या कटा है, रसीद कटा है, इसका रसीद भी इसी कागज में, ज़मीन के कागज में ही है। दोनों हाथों में ज़मीन के कागजात लिए लीलावती भैया भाभी और दोनों भतीजों को चुपचाप देखती रही। फिर मुस्कुराती हुई भैया से बोली, आपसे वचन चाहती हूँ भैया, ठीक ना। आराम से दोनों हाथों में ज़मीन कागज ली, चुपचाप अपने भैया को, भतीजे को, भाभी को, सबको क्या करती रही, देखती रही। फिर कुछ देर के बाद मुस्कुरा कर बोली कि भैया आप हमको एक वचन दीजिए, मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ, वचन मतलब एक वादा कीजिए, ठीक ना। पहले आप वचन दीजिए कि दान में मिली अपनी ज़मीन का मैं जो करूँगी उससे आप लोग मंजूर करेंगे, ठीक ना। बोला कि यह ज़मीन मुझे दान में मिला। दान मतलब हुआ कि इसके पिताजी ने, लीलावती के पिताजी ने लीलावती को भी ज़मीन दिया था, नहीं अपने बेटे यानी भैया को भी ज़मीन दिया था, अपनी बेटी लीलावती को भी ज़मीन दिया था। ये ज़मीन मुझे दान में मिला है, मतलब कन्यादान में मिला, ठीक है। कन्यादान में जब शादी जब हुआ था तो कन्यादान में क्या मिला था, 5 एकड़ ज़मीन मिला था। तो इस ज़मीन का मैं जो कुछ भी करूँगी आप हमसे वादा कीजिए, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप उसमें मंजूरी दे देंगे, ठीक है ना। भैया ने दृढ़ आवाज़ में कहा, हाँ बुच्चीदा तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर होगा। भैया ने फिर दृढ़ आवाज़ में कहा, हाँ ठीक ना, हाँ बुच्चीदा तुम जो फैसला करोगे हमें मंजूर होगा, 2 बार बोल रही है, ठीक ना। आखिर ज़मीन तो तुम्हारी ठहरी, ज़मीन तुम्हारा है, तुम जो चाहो अपने ज़मीन करो, मुझे उससे क्या एतराज़ होगा, मैं तो मंजूरी देता हूँ। वह भी दान की ज़मीन है। लीलावती भैया की आंखों में झांकने लगी। मुझे आप लोगों की दुआ से कोई कमी नहीं भैया, ठीक है। बोला कि मुझे आप लोगों की दुआ के बाद कोई कमी नहीं है, भगवान का दुआ, सब भगवान का दिया हुआ सब कुछ, शोहरत है, दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है, मुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए दान में मिली ज़मीन मैं दान में ही देना चाहती हूँ, ठीक है। बोला ये ज़मीन मुझे किस में मिली है, दान में मिली है, और मैं दान की ज़मीन को दान में देना चाहती हूँ, ठीक है। दूध का मोल कौन दे सकता है, फिर भी कि दूध का मोल कोई नहीं दे सकता, ठीक है। दूध का कर्ज आज तक ऐसा कहा गया है कि दूध का कर्ज दुनिया में कोई भी नहीं उतार सकता, चाहे माता के दूध का कर्ज हो या कोई भी आदमी जो अपना दूध तुमको पिलाया हो, ठीक ना, ऐसा कोई भी कर्ज नहीं उतार सकता, ठीक ना। आप वचन दे चुके हैं, आप वचन दे चुके हैं, मुकरिएगा नहीं, ठीक ना। बोला आप वचन दिए, वादा किए हैं, इस बात से मुकरिएगा नहीं। मैं यह ज़मीन सहेलिया माई को रजिस्ट्री करना चाहती हूँ, ठीक ना। बोला मैं ज़मीन किसको देना चाहती हूँ, सहेलिया माई को देना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से आज तक उसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मेरी माँ का दूध नहीं निकलता था, उन्होंने अपना दूध पिला के मुझे क्या किया है, आज बड़ा किया है। उसी के दूध पीकर मुझे आज पली बड़ी हूँ मैं, इसलिए ये ज़मीन उसको देना चाहती हूँ। दूध का मोल कोई भी नहीं उतार सकता है। झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म है ना सुरेश, नरेश भौजी, है ना, ठीक ना। बोलता है कि ज़मीन मैं उसको दे देती हूँ, सदा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। तब सुरेश से बोलती मैं सही बोल रही हूँ ना, नरेश को सही बोल रही हूँ ना, भाभी को भी, ठीक ना। सब हतप्रभ और लीलावती का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो उसे, ठीक ना। सब एकदम से आश्चर्य हो गए कि ये कल उसके यहाँ गई
उसको क्या सिखा पढ़ा दिया कि आज ये ऐसी ऐसी बातें करने लगी। लेकिन लीलावती अंदर से बहुत क्या थी, खुश थी, बाहर से पूरा खुश नजर आ रही थी, ठीक ना। हंसती हुई भैया ने बोली, सहेलिया मैं और कलेश कल फॉरबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेंगे, ठीक ना। ये तो कल कहाँ मिलेंगे, फॉरबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेंगे। मैंने कह दिया उनसे कि मेरा मान रखिएगा भैया, ठीक ना। बोला कि मैंने उससे बोल दिया मेरा मान रखिएगा, पता नहीं फिर कब लौट कर आना है नहीं है, ठीक ना। बोला कि मतलब ये पहले ही उसके यहाँ बोल कर आई होगी, कल तुम लोग ना फॉरबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस में मिलना, ठीक, हम तुमको अपना जमीन रजिस्ट्री कर देंगे। बोला कि भैया आप मेरा मान रखिए, आप अपना हस्ताक्षर वगैरह करिएगा, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा। आपको और सुरेश नरेश को भी साथ चलेंगे, ठीक ना। बुआ के अप्रत्याशित फैसले पर सुरेश और नरेश एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। दोनों भाई अपने एक दूसरे का चेहरा देखते रहे कि बुच्ची दा यानी बुआ हमारी क्या कर रही है। और इसके दूसरे दिन भैया लीलावती का मान रखने के लिए फॉरबिसगंज जाने के लिए तैयार थे, ठीक है। मेरी प्यारी बहन है, उसका अपमान नहीं हो, मैंने जो वादा किया मैं वो वादा निभाऊंगा, ठीक है। तुमको जो करना है करो, हम वहाँ सिग्नेचर कर देंगे। जीप में ड्राइवर की सीट पर सुरेश था। भैया के खादी कुर्ते की जेब में पिस्टल की जगह जमीन के कागजात का पुलिंदा था, ठीक ना। आज वो खादी कुर्ता में पिस्टल नहीं रखे थे, क्या रखे थे, जमीन का कागज रखे थे, ठीक ना। जीप पर दरवाजे से आगे बढ़ी जब लीलावती को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह उब डूब नहा रही, ठीक ना। बोला कि दूध की कोई एक नदी है और उस नदी में वो क्या कर रही है, नहा रही है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।